नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र और हमारे साथ हैं वैद्यराज डॉक्टर सतीश त्यागी जी, जिनको मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद दोनों में वो सिद्धस्थ हैं। और आज का सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल है मोटापा, मोटापा और मोटापा। वैद्य जी, सबसे जी पहला सवाल तो यही है कि क्या मैं मोटा हूँ या मैं सामान्य हूँ? देखिए, मोटापा एक एपिडेमिक हो चुकी है, जैसे कोरोना थी। जी। और पूरे विश्व भर में मोटापा है। हम्म। अमेरिका में तो लोग इससे इतने ज्यादा परेशान हैं कि वहाँ सर्जिकल टेक्निक से अपना मांस लोग बाहर निकलवा रहे हैं। इंडिया में भी ये प्रचलित हो गया। हम्म। मोटापा एक्चुअल में जैसी प्रॉस्पेरिटी आई ना समाज में, खाने पीने की अधिकता बढ़ी है हम्म। और उसके साथ ये समझ बढ़ी नहीं कि कब कितना खाना, कितना मात्रा में खाना और कैसा खाना। जी। तो सबका नतीजा ये है कि आज आपको मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति हर जगह मिलेंगे। हम्म। समस्या सबसे बड़ी भारत में तो आप देखेंगे बच्चों के साथ है कि बच्चे बहुत मोटे हो रहे हैं और उन्हें मैंने गोलू मोटू कह करके ना और बड़ा बड़ा हेल्थी है इस चीज को और प्रमोट कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई कमजोर सा बच्चा देख ले, मतलब उनके बेटे से अपेक्षाकृत पतला हो, तो वो उसको और दृष्टि से देखते हैं कि तो कमजोर बच्चा है, जबकि इसका कोई कमजोरी से ताकत से लेना देना है। अब जब आपने पूछा कि आप मोटे हैं कि नहीं, इसका एक फार्मूला है। अच्छा जी। जो हमें कभी विद्यार्थी जीवन में पढ़ने को मिला था कि आपका जो कद है उसके अनुरूप आपका वजन कितना होना चाहिए। अब मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आपका वजन, आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच है जी। मान लीजिए, तो आपका वजन 73 किलो होना चाहिए। 73 किलो। अब ये कैसे मैंने लगाया, तो हम ही मानते हैं कि 5 फुट के लिए 50 किलो वजन, उसके आगे 2.3 किलोग्राम पर इंच। तो 50 एक हुआ और 2.3 को आप 10 से गुणा करेंगे तो 23 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका 73 किलो वजन जो है अगर शरीर का है तो वो नॉर्मल है, आइडियल है। महिलाओं में जब हम ये गणना करते हैं तो वहां 50 किलो नहीं मानते, वहां हम 45.5 किलो मानते हैं। अच्छा जी। तो अमूमन पुरुष और महिला के हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट का अंतर है वो 5 किलो का पड़ता है। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये दूर कि वजन कितना होना चाहिए, आपको हमने फार्मूला दे दिया, इसके अकॉर्डिंग जितनी आपकी हाइट है और जो ये सूत्र है 5 किलो पे 5 फुट पे 50 किलो और 2.3 केजी पर इंच, इसको लगा के अपना वेट काउंट कर सकते हैं। अगर वो उतना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब अगर इससे ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं ओवरवेट। हाँ, ओवरवेट होना कोई अच्छी बात नहीं है। किसी भी युवा को या कोई भी आदमी है उसको ओवरवेट नहीं होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन करता रहे अपनी, और इस पे अपने खाने पीने पर नियंत्रण रख के चले। बीमारी कहाँ होती है, बीमारी ओवरवेट भी उतनी गंभीर नहीं है जितनी है ओबेसिटी। इसे हम बोलते हैं ओबीस, यानी कि जब वो इससे भी ऊपर निकल चुका है, ओवरवेट से भी ज्यादा निकल चुका है, तो वो ओबीस की कैटेगरी में आ गया और उस स्थिति में शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उसमें जन्म लेना शुरू कर देंगी जी। इसमें हम पता करते हैं, जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है ये बीएमआई का, बॉडी मास इंडेक्स जी, कि हमारा कद और जो उसका फैट वगैरह है उसका इंडेक्स कैसे। तो आजकल गूगल पे जाके आप एक फार्मूला डाल सकते हैं और वो आपकी बीएमआई निकल आएगी। बीएमआई का फार्मूला अगर वो कैलकुलेट करके आप देखेंगे कि अगर 18.5 से कम है बीएमआई, आपका बीएमआई, तो आप अंडरवेट हैं। ओके। और अगर ये 18.5 से लेके 24.9 के बीच है तो आपका नॉर्मल वेट है। ठीक है जी। और अगर ओवरवेट की कैटेगरी में तब आएंगे जब आप 25 से 29 के बीच में। ठीक है जी। आपका है। और ओबेसिटी हम जब कहते हैं कि जब आपका बीएमआई 30 या उससे ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन 30, तो ये खतरनाक बात है। और ओवरवेट होना भी प्रॉब्लम है और ओबीस होना, ओबेसिटी का शिकार होना तो बहुत भयंकर बीमारी है। ठीक है जी। और ओबेसिटी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन शरीर में अगर ये एक बार आ गई तो इतनी बीमारियों को ये जन्म दे देगी कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। बहुत सारी बीमारी आप गिनते जाइए, मैं आपको बताऊंगा कि फैटी लीवर, महिलाओं में पीसीओडी, आर्थराइटिस, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या आपके
ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, किसी भी तरह की आर्थराइटिस है वो, थायराइड की प्रॉब्लम, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो मेन कारण है डायबिटीज का वो, एथेरोस्क्लेरोसिस ये है जिसमें धमनियां खून ले जाने वाली सख्त हो जाती, नर हो जाती वो, और डायबिटीज जैसा मैंने बताया, और हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर, एक्टोपिक बीट। एक्टोपिक बीट हम बोलते हैं कि दिल आपका धड़क रहा है, आप नब्ज से देखिए धक धक हो रहा है, बीच में रुक जाएगा फॉर ए मोमेंट और फिर शुरू हो जाएगा, ये क्रम चला है, इसको हम एक्टोपिक बीट कहते हैं। तो ये एक इसका कारण है, और हार्ट की जो लीकेजेस हैं दुनिया भर की, उसमें भी इसी का रोल है। इसके अलावा बहुत लोग को ध्यान नहीं इस चीज का कि जो इनफर्टिलिटी है, बच्चे ना होने की समस्या है, उसका भी मोटापे से ताल्लुक है, ओबेसिटी से। उसमें स्पर्म इनएक्टिविटी, स्पर्म की हम जो मोबिलिटी देखते हैं उसकी गति वो भी कम पड़ जाती है। तीसरे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो बहुत कॉमन आजकल हो गया, पुरुषों की बीमारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मोटापा उसका बड़ा कारण है। हाँ, बड़ा कारण। और एक महिलाओं में जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है। तो इतनी सारी बीमारियां और भी इस कड़ी में जुड़ेंगी, वो सिर्फ ओबेसिटी के कारण है। तो अगर आप ध्यान नहीं दे रहे अपने सेहत की ओर, अपने वजन की ओर, और खाए चले जा रहे हैं, तो ये जो बीमारियां मैंने बताई हैं ये और गंभीर से गंभीर रूप लेती चली जाएगी जी। इसलिए जरूरी है कि मोटापे पे अपने अंकुश लगाया जाए। मोटापा क्या है वो मैंने आपको बता दिया, इसके जो चुनौतियां हैं, खतरे हैं, उसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दे दी है जी। अब सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद इसे किस ढंग से लेता है जी। आयुर्वेद में मैंने पहले भी बताया कि एक प्रोसेस है कि जो भी हम खाना खाते हैं, अन्न है वो रस में कन्वर्ट होता है, और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये पूरी कड़ी है। इसमें रक्त से मांस बनने की जो प्रक्रिया है जी, मांस तो साफ ही है कि मांस की बात कर रहे हैं, मसल्स की बात कर रहे हैं, और मेद जो अगली कड़ी है वो सीधे सीधे मोटापे से रिलेटेड है जी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, अनमेटाबोलाइज्ड फूड है, वो एक बड़ी कॉमन टर्म होता है, आम बोलते हैं, आम बोल देते हैं आम, तो वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से मोटापा या स्थूल्य इस तरह की बीमारी होती है जी। तो आयुर्वेद का भी नजरिया वही है उसको ठीक करने का। आयुर्वेद ये मानता है कि जो कफ प्रकृति के लोग हैं वो इसका ज्यादा शिकार होते हैं, और हमारा जो मोटापे को जो लेके इलाज है वो मेनली कफ को संतुलन देना ही है। क्योंकि वायु प्रकृति के लोग वो आपको बिल्कुल दुबले पतले मिलेंगे, दौड़ते भागते, बहुत जल्दी वाली उन लोगों को होती है। पित्त वाले भी उस तरह के नहीं होते, लेकिन कफ वाला जो है, जिसका कफ का आधिक्य है, जो मोटापे का कारण है, वो हर समय पड़ा रहेगा, थोड़ा स्थिरता रहेगी, आराम पसंद होगा, खाने पीने का शौकीन होगा, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट ज्यादा खाएगा, और उससे उसका कफ बढ़ता रहेगा। अंत तो गत्वा वो जो और मोटापा उसको वो भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो आयुर्वेद में और मॉडर्न मेडिकल साइंस में ये फर्क है चीजों को समझने का। अब अगर आपको मॉडर्न तरीके से वेट कम करना है, जो वेट रिड्यूस इंडस्ट्री जो है हिंदुस्तान की, बहुत बड़ी है जी, बहुत बड़ी, हजारों हजारों करोड़ की है, और उसमें लोग क्या करते हैं कि उनके वजन कुछ समय के लिए कम हुआ और उसके बाद फिर जारी। तो ये जितने भी तरीके हैं मॉडर्न मेडिसिन में, सही तरीके भी उनको फॉलो ना करके आजकल बाजार किस चीज पे टिका है कि वो आपके कैलोरी कंजप्शन को कम करा देगा, आपका कैलोरी कट कर देंगे, खाने को रिड्यूस करते चले जाएंगे। उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी का जो वाटर कंटेंट है ना वो कम होने लगता है, ऐसा लगता है कि वजन कम हो रहा है, लेकिन असल में वो ज्यादा दिन चलने वाली चीज। इसलिए पानी भी जरूरी है साथ में। हाँ, वेट लॉस जर्नी में, वेट लॉस जर्नी में पानी में क्या, पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है पानी, लेकिन पानी में कोई कैलोरी नहीं है, आप कितने पानी पीजिए कोई जरूरत उसका नहीं है। तो लेकिन ये जो हम जो एकदम बहुत कम वक्त में बहुत तेजी से वक्त ये वजन घटाने की जो प्रोसेस में आ गए हैं, ये खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या माना गया है कि प्रोग्रेसिव कैलोरी डेफिसिट, ये टर्म है। क्या है कि मान लिया आप 6 रोटियां खाते हैं, 1 महीने तक आप 3 कर दीजिए, अच्छा जी, अगले 1 महीने में आप 3 की भी 1.5 कर दीजिए। तो ये जो रिडक्शन होगा धीरे धीरे, ये आपकी बॉडी इसको समाहित कर लेगी और वजन कम होगा। यही वजन बढ़ाने का तरीका है धीरे धीरे, और यही वजन घटाने का तरीका है। तो ये जो बहुत ज्यादा बाजार में इस तरीके की चीजें आ गई है, हफ्ते भर में इतने किलो, 1 महीने में इतने किलो कम हो जाए, ये सारी की सारी चीजें कुछ हद तक इफेक्टिव हैं, शरीर पर गलत प्रभाव डालती है और वजन की स्थिति से छोड़ती फिर से
पहली अवस्था में आ जाती है। तो जो भी मोटापे से ग्रस्त लोग हैं उनको अपने लाइफस्टाइल में भयंकर बदलाव करना पड़ेगा, खाने पीने में बहुत बदलाव करना पड़ेगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। और जो डिसिप्लिन इस बीच आप बनाओगे, अनुशासन खाने पीने का, लाइफ स्टाइल का, उसको लाइफ लॉन्ग आपने चलाना होगा। तो इतनी दृढ़ इच्छा जब अंदर होगी व्यक्ति के, तब वो जाके इस मोटापे से मुक्ति पाने की स्थिति में होगी। अच्छा सर, जैसे हमें पता लगा हम मोटे हो गए, आमतौर पे लोग क्या करते हैं, अपनी जो कैलोरी है उसमें एकदम से कट लगा देते हैं। जैसे अगर वो दिन में 10 रोटियां खा रहे थे तो क्या पता वो एक पे ही आ जाएं, कुछ लोग तो छोड़ भी देंगे। और वो जो पार्क है या जिम है उसमें जाके अथाह मेहनत करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो लोग दुबले पतले तो पता नहीं हुए कि नहीं हुए, उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, खासकर उनके घुटने खराब हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं, कई तो हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं। तो वेट कम करने का सही तरीका क्या है, खान पान में क्या बदलाव किया जाए और एक्सरसाइज कितनी की जाए? देखिए, इसमें एक बेसिक फार्मूला है कि जो आपका वेट मैंने बताया जितना होना चाहिए, अगर उससे आप 20 किलो 30 किलो ज़्यादा वेट लिए घूम रहे हैं और उस वेट के साथ आप ये फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिम वगैरह जाने की, जहाँ बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज होती है, बहुत भारी भरकम चीज़ होती है, तो ये कभी भी ना तो सेहत के लिए ठीक है और ना ही आपको किसी भी इंजरी का शिकार हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को एकदम से ना तो दौड़ना चाहिए कि उनको शौक हो गया मैं तो जॉगिंग करता हूँ और मैं लगातार भाग रहा हूँ, तो ये भी गलत है। वजन उठाना जहां तक वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी की एक कैपेसिटी है। आप जो एक्स्ट्रा 20 30 40 किलो वजन लादे फिर रहे हैं, उसके साथ जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो ये खतरनाक स्थिति होगी। और हमें एक इसी के बीच में एक चीज है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR जिसको कहते हैं, उसकी भी समझ हमें होनी चाहिए। तो BMR क्या होता है? आप बेसिक चीज, एक बुनियादी चीज ये है कि जो आप फूड लेते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर वो मेटाबॉलिज्म स्लो है या मॉडरेट है या फास्ट है, तो वो स्लो, मॉडरेट और फास्ट के अनुसार ही अपने परिणाम देगा। बहुत से आपको मिलेंगे इस तरह के कि मैं तो खाती पीती भी कुछ नहीं और फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है, तो वहाँ स्लो मेटाबॉलिज्म के लक्षण है। अच्छा जी, इसकी कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमें BMR भी अपना चेक करना चाहिए कि हमारा BMR क्या है। BMR क्या है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, केवल रेस्टिंग पोजीशन में और सो नहीं रहे, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तब भी आपका शरीर कैलोरीज को बर्न कर रहा है, फैट को बर्न कर रहा है। तो BMR निकालने का भी एक फार्मूला है जो इजीली अवेलेबल है, आते गूगल पे जाके आप उसकी रिक्वायरमेंट भरिए और BMR निकल आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी चीजों को संभालना पड़ेगा। तो BMI BMR जब तक इन कंसेप्ट को हम ना समझ लें ठीक से, और जो ऐसे रोगी हैं और मान लिया वो पढ़े लिखे हैं और समझ सकते हैं, तो पहले उनको इस तरह की क्लासेस लेनी चाहिए कि वो एक बार बॉडी के फंक्शन से वाकिफ हो जाए, तो वो बहुत इफेक्टिव तरीके से इस प्रकार को कर पाएंगे। अच्छा, BMR में क्या होता है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे, तब भी 70% जो आपकी कैलोरी कंजप्शन है, एनर्जी है, उसी समय खर्च हो जाती है जब आपको लग रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा। और आपकी फिजिकल एक्टिविटी में मात्र 20% एनर्जी जाती है और 10% जो वो आपके टेम्परेचर रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो हमें इन चीजों को बहुत बारीकी से समझना होगा। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है, इलाज से भी ज्यादा जरूरी है कि आप काउंसलिंग करें। दूसरे जो मानसिक कारण है, स्ट्रेस में है, टेंशन है, इसमें भी वेट बढ़ता है। तो पूरी एक जीवन पद्धति जो है मरीज की, उसको बदलाव करना पड़ा होगा। आयुर्वेद में तो आपको बाकायदा पूरी मेहनत के साथ में और स्वाध्याय के साथ में उसके प्रकृति का निर्धारण करना होगा, उसके बाद में ही सारी औषधियों का चयन होगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इसमें जो होती हैं आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, दवाई के रूप में भी हैं और कुछ खाने पीने के जो मसाले हैं उनका प्रयोग करने से आपको बच सकते हैं। तो एक तो चीज ये है कि तेज पत्ता बड़ी कॉमन चीज है, इलायची, जीरा और दालचीनी, इसका आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। अच्छा, ये चारों चीजें जो हैं वेदोहर बताई गई आयुर्वेद में। ये मेद को ऐसी कितनी मात्रा डालनी चाहिए काढ़े में? ले लें, एक चम्मच ले लें, एक चम्मच ले लें। और उसका तो काढ़ा बना, काढ़ा मतलब जितना पानी चढ़ाया था उसमें से आधा बच जाए, बस वही बात।
और ऐसी हमारे काली मिर्च और अदरक है, ये दोनों भी फैट को डिसॉल्व करने के काम आती हैं। तो और इसके अलावा आयुर्वेद में जो औषधियां हैं, त्रिफला तो हम देते हैं, अभयारिस्ट है, वेदोहर गूगल है, लेकिन सारी औषधियों का चयन आपका जो अटेंडिंग डॉक्टर है, जो वैद्य है, वो तय करेगा। तो मोटापा ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया तो आप उससे मुक्ति नहीं पा सकते, बिल्कुल मोटापा खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे कहने का आशय है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं, जिसका पूरा बाजार खड़ा है कि बहुत जल्दी हम अपने को वजन कम कर देंगे, तो ये बहुत रिस्की काम है, क्योंकि इससे जो उत्पन्न बीमारियां हैं सारी की सारी जी, उनका भी पूरा इम्बैलेंस हो जाता है इन चीजों में। तो कभी भी सलाह यह है कि वेट लॉस के जितने भी जो लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, वो अपने फिजिशियन से सारी चीजों से पहले एक जांच करा लें, और अपनी हार्ट की, अपने लंग्स की, अपने किडनी फंक्शन की जांच करा लें, क्योंकि एकदम से आप खाना बंद करेंगे और अगर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को उतनी समझ नहीं है तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये मल्टी डिसिप्लिनरी काम है, जिसमें आपको डॉक्टर भी चाहिए, जिसमें आपको न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी चाहिए, जिसमें आपको फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए, और अगर आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से कर रहे हैं तो वो अपने ढंग से, जो उनके यहाँ बताया गया, उन दवाइयों के माध्यम से मोटापे से मुक्ति आपको दिला देंगे। अच्छा सर, आजकल एक और तरह का मोटापा भी चलन में है कि बंदा तो ठीक दिखता है, उसके कद काठी सब ठीक दिखता है, लेकिन जैसे ही उसका पेट पे आता है फोकस, पेट एकदम से आगे बढ़ी हुई तोंद वाले लोग दिखाई देते हैं, सब बहुत सारे। तो ये जो तोंद स्पेशली बढ़ रही है, ये किस कैटेगरी में रखते हैं? इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी। होता क्या है कि जो शरीर का, हमने कहा ना कि वेट कितना होना चाहिए, तो वेट तो हड्डियों का भी है, जिसे हम लीन बॉडी मास बोलते हैं, और हड्डियों के ऊपर जो मसल्स हैं उनका भी वेट है अपना, मस्कुलर वेट जो है। और थर्ड जो है ये फैट वाला है, कि जो शरीर में आप भोजन में आप क्या चीज, 3 चीजों से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा दोषी इस काम के लिए। जो कीटो डाइट आपने आजकल सुना होगा, बड़ी मशहूर है, कि उसमें हम लो कार्ब पे ले आते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम और फैट और प्रोटीन ज्यादा। तो इस तरीके से कम करके भी लोग अपना वजन कम कर लेते हैं। लेकिन इस स्थिति में जब आपका ये तोंद निकली हुई है, तब आपको पूरी समझदारी से इन सारी चीजों का करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपॉजिट फैट है। इसको बर्न करने का अपना एक तरीका है। इन छोटी मोटी चीजों से आप करेंगे इस तरीके का, वाटर कंटेंट कम हुआ तो आपको लगेगा कुछ दिन के लिए अंदर वजन कम हुआ, लेकिन तोंद कम नहीं हुई। तोंद कम करना कोई ऐसा इलाज नहीं है कि एकदम से आप तोंद कम कर देंगे। इसको तो बरसों बरस की साधना चाहिए, मेहनत चाहिए, हो जाती है। मेरे एक फेसबुक पे मित्र हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्होंने ये दावा किया कि मैंने अपनी तोंद बिल्कुल कम कर ली। तो वो डॉक्टर नहीं है वो, लेकिन जिस तरह की चीजों को वो बता रहे हैं, उनका मैं भी थोड़ा साइंटिफिक स्टडी कर रहा हूँ उनके पोस्ट पढ़ के कि उसमें क्या है। तो अगर तोंद कम करने का 2, 4, 5 में 6 महीने में हमारे पास कोई ऐसी जानकारी हम वैज्ञानिक आधार पर जुटा पाए तो बताएंगे अपने दर्शकों को, बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन तोंद कम करना इज वेरी डिफिकल्ट। सर, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, अक्सर ये कहा जाता है कि जो रात का खाना है वो हमारी ओबेसिटी से जुड़ा हुआ है, उसका सीधा संबंध है। हम जितना देरी से खाना खाएंगे हमारे मोटे होने के चांसेस उतने ही हैं। तो आदर्श टाइम क्या है शाम का खाना खाने के? कि शाम का आदर्श टाइम तो ये है कि शाम को सूर्योदय और उसके आधे घंटे, सूर्यास्त जब हो रहा है उसके आधे घंटे तक आप ले लें, 6:30 7 बजे तक ये भोजन का सही समय। चूंकि आपके सोने का समय अगर 10 बजे का है तो ये 2.5-3 घंटे का जो अंतराल है ये खाना पचाने के लिए पर्याप्त है। और उस बीच में क्या, खाने ज़्यादा खाने से या उस समय बाद में खाने से जो प्रॉब्लम होती है एसिडिटी वगैरह की या पेट की ब्लोटिंग वगैरह की, तो वो खत्म हो जाएंगी। तो खाना तो आयुर्वेद तो शुरू से बताता है कि आपका जो प्रिंसिपल मील है वो 2 होने चाहिए, एक सुबह 10 बजे के आसपास, 10-11 के बीच में, और एक शाम को। ये आदर्श समय है। और इसके बाद खाना खाने के बाद में घूमने का भी एक प्रोसीजर आयुर्वेद में बताया गया। आयुर्वेद में एक चीज है उद्दोवर्तन पाउडर, जैसे जौ का और चने का पाउडर आपने बना लिया, उस सूखे पाउडर की मालिश वहां करें जहाँ फैट डिपॉजिट है, जैसे आपने तोंद का जिक्र किया, तो उसमें उसका असर है। दूसरी जो होते भी कहते हैं कि 3-4 किलो वजन कम हो जाता है हफ्ते 10 दिन में, इस ऐसा करने से, हाँ, पाउडर मसाज करने से। तो वो भिगोना पड़ता है जो ये चना नहीं,
उसका सूखे पाउडर की मालिश करनी होती है। अच्छा। हाँ। एक महर्षि सुश्रुत ने एक बड़ी जिक्र किया है उसका, उष्णोदक। उष्णोदक का मतलब है गर्म पानी। तो गर्म पानी ऐसे नहीं, वो कहते हैं कि करीब 1 लीटर पानी आप उबालो और जब वो 250 ml रह जाए तो उस पानी को सुबह सुबह पिए, और पानी को ऐसे पिए कि जैसे घूंट मुंह में भर लिया है तो उसको मुंह को चलाते रहें। तो जो मुंह के अंदर जो सलाइवा है, लार बनी है, वो अंदर चली जाएगी। और इसका भी अभी कोई वैज्ञानिक प्रमाण उस तौर पर नहीं मिले, लेकिन शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि उष्णोदक इस तरीके से पीने से बहुत जल्दी वजन कम होता है। अच्छा है। तो ये स्थिति ये है। इसको करने में नुकसान भी नहीं कोई? ना कोई नुकसान नहीं है। तीसरे आप जौ की रोटी, और वो सूखी नहीं बता रहे, वो आयुर्वेद कहता है कि जौ की रोटी पे घी लगा के खाइए, वो फायदेमंद है। और आयुर्वेद इस बात को मना करता है मोटापे, वैसे आप अगर ग्रस्त हैं तो आपको दिन में नहीं सोना। अच्छा। दिवा स्वप्न जो है दिन में सोना, वो गलत है, क्योंकि उससे कफ की वृद्धि आती है और आलस्य प्रमाद बढ़ेगा और लोग कफित चीजों की तरफ जाएंगे। तो कुछ चीजें हैं आयुर्वेद में जिनका वर्णन है। एक ये है कि बहुत चबा के खाओ। जैसे हमारे धारणा थी कि कोई भी ग्रास आपने भोजन कर लिया है तो 32 बार उसे चबाएं। हमें भी बचपन में कहा जाता था। तो 32 बार चबाने का तो आज किसके पास समय है? जितनी देर में आप 32 के 2 राउंड लेंगे इतने तो लोग खाना खा के उठ जाते हैं। 32 बार चबा के पूरा खाना ही खत्म हो जाता है। तो चूंकि उसका लॉजिक ये था कि इतना सलाइवा आपकी ग्लैंड्स में बनेगा यहाँ कि वो पाचन में आपके लिए सहायक होगा, और जो अनडाइजेस्टेड है वही मेद का या मोटापे का कारण है। तो हमारी तो पूरी क्रिया यही है कि होले होले खाओ, आराम से खाओ खाना, बड़ी तसल्ली से। अगर इस तरीके से आप करेंगे, और इसका बिल्कुल वैज्ञानिक प्रमाण भी है, तो फिर वजन बढ़ने की संभावनाएं नहीं रहती। तो खाना हमें पूरी तन्मयता के साथ में समय निकाल के खाना चाहिए। और खाना कैसा खाना चाहिए? तो मोटी मोटी बातें यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम आपके भोजन में हो, प्रोटीन हो, फैट की कोई मनाही नहीं है। और इसको आप काउंट कर लें कि जैसे मान लिया आपने कार्बोहाइड्रेट लिया 1 ग्राम, तो उससे आपको 4 कैलोरी मिलेगी। आपको प्रोटीन 1 ग्राम लेंगे, उससे भी 4 कैलोरी मिलेंगी। अगर आप फैट ले रहे हैं 1 ग्राम, तो उससे 9 कैलोरी मिलेंगी। तो कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट या कोई जो विधा है ये शरीर को देखने की, वो ये मना नहीं कर रहे कि आप इन चीजों से परहेज करें, लेकिन इसका एक तरीका है। अब वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें सारे, उनमें बहुत कम कैलोरी है। अब एक टमाटर है आपका, साधारण 100 ग्राम का टमाटर है, उसमें 20 कैलोरी है। लेकिन रोटी का एक टुकड़ा आपने एक फुल्का ले लिया, उसमें 50 कैलोरी आ जाती हैं। आपने गुलाब जामुन खा ली मजे मजे में, और पता चला उससे 300 कैलोरी आपके अंदर चलेगी। तो खाने के प्रति ये समझ रखना। तो मेरा कहने का आशय है कि जो पेशेंट हैं इसके, चूंकि वो तो लंबे समय से इस बीमारी को झेल रहे हैं, उनके सामने गंभीर हेल्थ हैजर्ड्स हैं, चुनौतियां हैं, और आगे अगर उन्होंने ठीक होना है तो उनको खुद इस ओवरवेट की प्रॉब्लम से, ओबेसिटी को, और शरीर कैसे फंक्शन करता है, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, इन तमाम विषयों की जानकारी रखनी चाहिए। और इसी कड़ी में आप प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल पूछता हूँ मैं इससे संबंध। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 16-17 साल समाचार पत्र में नौकरी की। वो रात की नौकरी होती थी, मेरा 2-3 बजे सोना होता था, 11 बजे उठना था। तो धीरे धीरे करके ओबेसिटी और ओबेसिटी से जुड़े हुए रोगों का शिकार मैं होता चला गया। लेकिन जैसे ही नौकरी छोड़ी, शेड्यूल खुद का ठीक किया, खाना पीना ठीक किया, तो करीबन 17-18 किलो वजन ऑटोमेटिकली आहार में परिवर्तन करने से, दिनचर्या में परिवर्तन करने से कम हो गया। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो बगैर किसी नौकरी के रात को 2 बजे सोते हैं, फ़ोन देखते देखते वो लोग सुबह देरी से उठते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो लोग ओबेसिटी के बहुत ज़्यादा शिकार हैं। उनके ठीक होने की क्या संभावनाएं हैं? उनके ठीक होने की, जिस जीवन शैली को वो जी रहे हैं उसके रहते तो कोई संभावना नहीं, बल्कि उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं सब आपके शरीर के लिए घातक हैं। मोटापा आपने हटाना है तो बेसिक प्रिंसिपल है कि 3 सफेद जहर शुगर आपको खत्म करनी पड़ेगी। और इस भ्रम में न रहें कि गुड़ में और शहद में शुगर नहीं होती। इन सब से आपको मुक्ति पानी पड़ेगी। नो शुगर डाइट, सॉल्ट कम से कम, और फैट्स भी कम से कम जितनी जरूरी है। आयुर्वेद तो ये कहता है कि हमारे जो 6 रसों की कल्पना की गई है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, कि जो शुरू के 3 है मधुर अम्ल लवण, इनको कट कर दो, और जो बात के हैं कटु तिक्त कषाय, अपने भोजन में इनको शामिल कर लो।
तो इससे आपका मोटापे पे जो मेदोवृद्धि हो रही है उस पर असर पड़ेगा। तो इस तरह का ये जो लोग हैं, चलिए किसी की मजबूरी है नाइट शिफ्ट में काम मेरी करना, नौकरी करता था मैं, मेरी तो मजबूरी थी तो काम वो करना। अपना एक अल्टरनेटिव 12 घंटे उनके पास बचते हैं दिन के, तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे वो उसी तरीके से। उसमें एक्सरसाइज रखें, खाने पीने का संयम रखें। लेकिन जो बिना मतलब केवल मोबाइल के माध्यम से या दूसरी चीजों में अपनी रुचि के माध्यम के चलते वो अपना समय उसमें बर्बाद कर रहे हैं और उन्होंने अपना रूटीन खराब किया, वो तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों ऐसे लोग ओबेसिटी का शिकार होंगे ही होंगे। एसिडिटी तो बहुत छोटी चीज है, ये आगे चल के इनको हार्ट डिजीज भी होंगी। आजकल जो ये आप देख रहे हैं ना कि बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक वगैरह हो रहे हैं, सबके पीछे यही कारण है। तो ना उनका लाइफ स्टाइल ठीक है, ना उनका खाना पीना ठीक है, बाजार की सारी चीजें खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, जीभ के टेस्ट फूड को देख रहे हैं वो। और जहां जीभ का टेस्ट आ गया तो आप वहां मान के चलिए कि भोजन की पोषकता लगातार खत्म होती चली जाएगी। खाने पीने के खिलाफ ना आयुर्वेद है ना मॉडर्न मेडिकल साइंस है, लेकिन बहुत संयम से, नियम से अगर आप उन चीजों का प्रयोग करेंगे तभी वो आपके लिए अमृत का काम करेंगी, अदरवाइज तो वो जहर है। दोस्तों, ये थी ओबेसिटी पे एक सार्थक वार्ता वैद्य जी से, और कोशिश की है कि सारी टॉपिक्स इसमें शामिल किए जाएं, लेकिन फिर भी कुछ रह गए हों, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है, अपने जीवन से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया, नमस्कार।